बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्हाई बाहुबली इज ग्रेट। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। The one thing that you have that Bollywood directors don't. Not just Bollywood directors, I think I'm good at enhancing the emotions through actions. I think I'm the best in that department. Okay. अगर ऐसा कोई और फिल्म मेकर कहता तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करता, बट एस राजमौली पे ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, स्पेशली तब जब उनकी मैग्नम ऑपस बाहुबली की बात की जाए। हमेशा से ही विजुअल स्पेक्टिकल प्रोवाइड करने वाली फिल्में ऑडियंसेस को पसंद रही हैं। आई मीन अभी के टाइम तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा वैलिड है। मतलब ऑडियंस हमेशा ही विजुअल स्पेक्टिकल की भूखी रही है। बट आखिर क्या बनाता है एक अच्छा विजुअल स्पेक्टिकल? ऐसा तो है नहीं कि बिग बजट विजुअल्स दिखाने वाली हर फिल्म ऑडियंस के दिलों में जगह बना लेती है। एक अच्छे विजुअल स्पेक्टिकल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, विजुअल इम्पैक्ट एंड इमोशनल इम्पैक्ट। बहुत सी फ्लॉप फिल्मों में भी हम अच्छे विजुअल्स देख सकते हैं, बट जो चीज़ एक अच्छे विजुअल स्पेक्टिकल को एक अंडरवेलमिंग विजुअल स्पेक्टिकल से डिफरेंशिएट करती है वो है उसका इमोशनल इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट एस राजमौली कैसे क्रिएट करते हैं, इसको समझने के लिए हमें फिल्म मेकिंग में शो डोंट टेल के रूल की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। सी फिल्में एक विजुअल लैंग्वेज से अपनी बात कम्युनिकेट करती हैं। सपोज मुझे किसी इवल कैरेक्टर को अपनी कहानी में सेटअप करना हो तो एक किताब में मुझे उसके बारे में एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। वहीं किसी फिल्म में उस कैरेक्टर के एक सिनिस्टर एक्सप्रेशन से ही उसका इवल नेचर सेटअप हो सकता है। यानी फिल्मों में जरूरी नहीं कि लंबे चौड़े डायलॉग से ही हर बात एक्सप्रेस की जाए, कई बार सिर्फ विजुअली ज्यादा डीप इमोशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तभी शो डोंट टेल का रूल फिल्म मेकिंग की डिक्शनरी में इतना इफेक्टिव माना जाता है। और इस रूल को एस राजमौली ने बाहुबली में अलग अलग तरीकों से फॉलो करके इमोशंस जनरेट किए हैं। अच्छा, इस रूल में जो शो वाला पार्ट है ये कैरेक्टर के एक्शन से ही एग्जीक्यूट होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी हो कि हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा रेसलिंग चैंपियन है और मैं सिर्फ डायलॉग के थ्रू ऑडियंस को बता रहा हूँ कि वो नेशनल लेवल रेसलर है वगैरह वगैरह, देन आई एम टेलिंग नॉट शोइंग, जो कि ऑब्वियसली उतना एंटरटेनिंग नहीं होगा। बट अगर मैं एक पूरा सीन कंस्ट्रक्ट करता हूँ जहाँ एक स्टेट लेवल चैंपियन के खिलाफ इस कैरेक्टर की रेसलिंग एबिलिटीज ऑडियंस खुद देखती है तो अपने आप इस नेशनल लेवल चैंपियन वाले डायलॉग में वेट आ जाता है। और ऐसा होता कैसे है? कैरेक्टर के एक्शन की वजह से, जो इस केस में महावीर की रेसलिंग है। और यूजुअली ऐसे ही कैरेक्टर एक्शन के थ्रू इस रूल का शो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। फिल्म का कैरेक्टर कोई ना कोई एक्शन लेता है जिससे हमें उसका नेचर बिना लंबे चौड़े डायलॉग्स के समझ आ जाता है। बाहुबली भी ऐसे ही कैरेक्टर के एक्शंस के थ्रू उनका नेचर या फिर कहानी की कोई इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटैगनिस्ट को भगवान का रूप दिखाना हो तो ऐसा सीन कंस्ट्रक्ट करो जहाँ वो कुछ अनबिलीवेबल कर दे। अगर किसी के लिए उसकी चाहत एक्सप्रेस करनी हो तो लिटरली 7 आसमान चढ़ते हुए दिखाओ। कटप्पा के केस में भी हम पहले उसकी तलवारबाजी देख के ये जानते हैं कि वो कितना टैलेंटेड वॉरियर है, बट फिर उसके खाने के लिए भी साथ ना बैठ पाने से हमें ये समझ आता है कि वो कितना वफादार गुलाम है। भल्लाल देव की स्ट्रेंथ फील करानी है तो उससे सांड से लड़ते हुए दिखाओ। शिवुदू की अवंतिका के लिए एडमिरेशन भी एक्शन के थ्रू एक फाइट सीक्वेंस में दिखाई जाती है। अगर ये समझाना है कि भले ही भल्लाल देव कितना भी ऊंचा पद पाले, लोगों का विश्वास तो बाहुबली के साथ ही रहेगा, तो ऐसे सीन्स बनाओ जहां अभिषेक तो भल्लाल देव का हो पर गूंज बाहुबली के नाम की सुनाई दे। आई स्वेयर ये दोनों सीन्स लिटरली सेम है। अगर ये समझाना हो कि राजमाता ने माहिष्मती को उसके सबसे नाजुक समय में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह संभाला तो उसको एक राजद्रोही को मात देते हुए दिखाओ। दोनों युवराजों में वैल्यूज का डिफरेंस भी हमें मोन्टाज के थ्रू विजुअली दिखाया जाता है। एंड के बैटल में भी दोनों कैरेक्टर्स के एक्शन के थ्रू ही हमें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन माहिष्मती के लिए बेहतर महाराज है। एंड सेम तरीके से ही ये टेक्निक बाहुबली 2 में फॉलो होती है। एक बार जरा खुद से नोटिस करके देखना। मतलब अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाहुबली में इस रूल का शो वाला पार्ट कैरेक्टर के एक्शंस के थ्रू भरपूर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। बट अलॉन्ग विद दिस एस राजमौली बाहुबली में कैरेक्टर के एक्शन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ उस एक्शन को किसी सिंबल में मैनिफेस्ट करके उसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिवलिंग और भल्लाल देव की प्रतिमा का सिंबलिज्म। दोनों सिंबल्स हमारे दो मेन कैरेक्टर्स के आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। शिवलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी सिग्निफिकेंस रियल लाइफ में भी है, बट अगर इस फिल्म की बात करें तो शिवुदू को थ्रू आउट द स्टोरी किसी न किसी वे में शिव का रूप बताया गया है। चाहे वो उसका शिवलिंग को उठा के झरने के नीचे स्थापित करना हो या फिर झरना पार करके खुद ऊपर पहुंचना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो जल पर्वत चढ़ के केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। वही तो, मैं शिव ही तो हूँ। इवन शिवुदू के अटायर में भी शिव का एसोसिएशन है। यानी ओवरऑल हर चीज इस बात को सिग्नल करती है कि शिवुदू भगवान शिव की एनर्जी पर विश्वास करने वाला कैरेक्टर है। वहीं दूसरी तरफ भल्लाल देव किसी सुपीरियर एनर्जी में नहीं विश्वास करता। इनफैक्ट वो चाहता है कि लोग उसको भगवान की तरह पूजें, यानी वो विश्वास के साथ खेलता है। The characterization of Ballal Deva was defined in few lines by my father. From his childhood, Ballal Deva never believed in God, but he loved the idea of deityhood, with him being the God.
एंड उसकी प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है। इसके ऊपर ये भी नोटिस करो कि भल्लाल देव ने अपनी प्रतिमा उसी जगह स्थापित कराई जहाँ माहिष्मती का राजा नियुक्त किया जाता है, यानी वो सिर्फ खुद को माहिष्मती का भगवान देखना चाहता है। तो ये जो दोनों क्वालिटीज हमारे कैरेक्टर्स में हैं, उनको इन सिंबल्स में मैनिफेस्ट कर दिया जाता है। एंड हेंस जब हम विजुअली इन सिंबल्स का इंटरेक्शन देखते हैं तो हमें सिर्फ एक खूबसूरत स्पेक्टिकल नहीं दिखता, बल्कि उसका इमोशनल इम्पैक्ट भी फील होता है, क्योंकि ये स्पेक्टिकल देखने से पहले इन सिंबल्स को कहानी के कैरेक्टर से ऑलरेडी जोड़ दिया गया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाहुबली का लास्ट शॉट है, जहाँ क्लियरली सिर्फ शिवलिंग और प्रतिमा के विजुअल्स के थ्रू ये कम्युनिकेट किया गया है कि विश्वास करने वाले और विश्वास के साथ खेलने वाले में किसकी जीत होती है। ये चीज बैकग्राउंड में बज रहे कोरस से भी एम्पलीफाई की गई है। तो फिल्मों में जिन सिंबल्स को रिपीट करके एक पर्टिकुलर आइडिया रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें मोटिव कहते हैं। सेमियोटिक्स में इन सिंबल्स को सिग्निफायर और इनके मीनिंग को सिग्निफाइड कहते हैं, यानी कोई थीम रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को मोटिव कहा जाता है, जैसे इस केस में शिवलिंग और भल्लाल देव की प्रतिमा। बट इसके ऊपर एस राजमौली प्लॉट का कोई एलिमेंट हाईलाइट करने के लिए कहानी में सिंबल्स बनाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल शिवुदू की इंस्पिरेशन और अवंतिका की डुअल आइडेंटिटी को उसके मास्क में मैनिफेस्ट कर दिया जाता है, एंड इसलिए शिवुदू के जल पर्वत चढ़ने का प्रूफ देने के लिए और इवेंचुअली अवंतिका का भरोसा जीतने के लिए लंबे चौड़े डायलॉग्स नहीं, बल्कि सिर्फ ये मास्क काम आता है। झरने के पास गिर गया था, तुम सचमुच सारे पर्वत पार करके यहाँ आए। सिमिलरली दोनों का लव एंगल इन टैटूज में सिंबलाइज किया जाता है जो शिवुदू ने बनाए होते हैं। बार बार देवसेना को छुड़ाने के रेपिटेटिव डायलॉग सुनाने के बजाय हमें सिर्फ ये बैंड देख के समझ आ जाता है कि अवंतिका का मकसद कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी इसीलिए क्योंकि उसके मकसद को पहले ही इस सिंबल में मैनिफेस्ट कर दिया गया था। क्लाइमैक्स में भी नोटिस करो कि जंग में कालकेय के डोमिनेशन को उसके फ्लैग के थ्रू दिखाया गया है, जिसे सिर्फ देख के सारे कैरेक्टर्स दहशत में आ जाते हैं। एंड अगेन आगे चल के बाहुबली की मोटिवेशनल स्पीच का इफेक्ट भी इस फ्लैग को उखाड़ के दिखाया गया है। इस सीक्वेंस में तो एक नॉर्मल वेपन को भी सिंबलाइज कर दिया जाता है। कुंतला के शुरुआती मोमेंट्स में ये सेटअप कर दिया गया था कि देवसेना ट्रिपल एरो वाली टेक्निक नहीं एग्जीक्यूट कर पा रही है, इसलिए आगे चल के जब बाहुबली उसे ये टेक्निक समझाता है तो ये सिर्फ दुश्मन को मारने का कोई यूजुअल तरीका नहीं लगता, बल्कि देवसेना और अमरेंद्र के बढ़ते बॉन्ड और लाइक माइंडेडनेस का सिंबल बन जाता है। ऐसी नैरेटिव टेक्निक से एक्शन सीक्वेंसेस में और वेट आने लगता है, और बाहुबली में थ्रू आउट प्लॉट का कोई ना कोई एलिमेंट हाईलाइट करने के लिए कई सिंबल्स यूज किए गए हैं। आई मीन द फैक्ट कि सिर्फ इन सिंबल्स को देख के हमें इनके रिस्पेक्टिव सीन्स का इमोशनल कोर याद आ जाता है इज अ प्रूफ कि ये टेक्निक कितने अच्छे से एग्जीक्यूट हुई है। वैसे ये सिंबल्स और मोटिव्स के थ्रू कहानी को विजुअली बताना तो सिर्फ राइटिंग की बात थी, इसके ऊपर एक यूनिक डायरेक्शन फिल्म के विजुअल स्पेक्टिकल का इमोशनल इम्पैक्ट और एम्पलीफाई करता है। और एक अच्छे डायरेक्टर की यही खूबी होती है कि कैसे वो स्क्रिप्ट में दी गई चीजों को इस तरह विजुअलाइज करे कि उसका सबसे ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट फील हो। एंड एस राजमौली ने ये टेस्ट फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया है। फॉर एग्जाम्पल इस कहानी के 3 क्रूशियल मोमेंट्स को उन्होंने नेचर के एलिमेंट्स यूज करके विजुअली स्टनिंग बनाया है। शिवलिंग स्थापना में वाटर, बाहुबली की मौत में फायर और भल्लाल देव की मौत में स्काई। इसके अलावा इन एलिमेंट्स का यूज इस क्रूशियल सीन में भी किया गया है। वैसे तो ऑन पेपर ये बहुत ही सिंपल मोमेंट साउंड करेगा कि शिवुदू देवसेना को बचाने माहिष्मती जा रहा है, बट डायरेक्टर के अनोखे विजन ने इस मोमेंट को विजुअली एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग दिया। नोटिस करो कि शिवुदू नेचर के 5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्व से गुजर के माहिष्मती पहुंचता है। दैट इज पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश एंड वायु। एज वी नो कि हम सब पंच तत्व से ही बने हैं, इसलिए एक तरह से सिंबॉलिकली यहाँ ये बताया गया है कि महेंद्र बाहुबली के रूप में शिवुदू का पुनर्जन्म हो रहा है। प्लॉट के और क्रूशियल पॉइंट्स को विजुअली सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश भी बाहुबली में दिखती है। जैसे हम जानते हैं कि बाहुबली 2 में वचन की कितनी इंपॉर्टेंस थी, अब देखो कि कैसे शिवगामी और अमरेंद्र के वचन वाले मोमेंट्स को सिमिलरली कैप्चर किया गया है। हैंड्स का क्लोजअप और पीछे एक कैरेक्टर। इट्स लाइक इन पॉइंट्स पे विजुअली हमारे दिमाग में ऑलरेडी मार्क कर दिया हो कि कैसे आगे चल के ये दोनों वचन एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले हैं। सिमिलरली अगर पेपर पे बाहु और कटप्पा की फाइट देखो तो सिंपली एक वेपन पास करने की बात लिखी होगी, बट इसका विजुअलाइजेशन एक यूनिक पीओवी शॉट से करने पर ये मोमेंट भी हमारे दिमाग में मार्क हो जाता है। एंड आगे चल के जब अगेन ये शॉट रिपीट होने पर बाहुबली की मौत के समय दोनों का ब्रदरहुड एक झटके में याद आता है, तो इस सीन की ट्रेजेडी में एक और लेयर जुड़ जाती है। एनवायरनमेंट का भी यूज करके कुछ मोमेंट्स को बाहुबली में विजुअली सैटिस्फाइंग बनाया गया है। फॉर एग्जांपल ये बच्चे वाली सीन में सनलाइट को यूज करके एक होली फील दिया गया है। इस अनाउंसमेंट वाली सीन में भी बैकग्राउंड की फायर को इस मोमेंट की एनर्जी मेटाफोरिकली फील कराने के लिए यूज किया गया है। और इस फायर को भी डायलॉग डिलीवरी के साथ चल रहे टिल्ट पुश एंड कैमरा मोमेंट के थ्रू ग्रेजुअली रिवील किया गया है, जिससे ऐसा फील होता है कि इस पूरे मोमेंट की टेंशन धीरे धीरे बॉयल अप होकर इन आग की लपटों में निकल रही है। अच्छा, ये जो शिवगामी देवी का बच्चे को हाथ में लेके क्लोजअप है, क्या ये डिलिबरेटली 2 जगह दिखाया गया है? एक जगह राजमाता उसे जीवन दान दे रही है और दूसरी जगह उसका हक, या हो सकता है मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ।
बैकग्राउंड का अच्छा इस्तेमाल इस मोमेंट में भी हुआ है जहाँ वैसे तो कोई डायलॉग नहीं है, पर देवसेना की बोट के मास्ट का माहिष्मति को सिंबलाइज करती इस हाथी की प्रतिमा से लड़के टूट जाना देवसेना की मेंटल इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कहीं माहिष्मति की विशाल महिमा के नीचे उसका स्वाभिमान न कुचल दिया जाए। ओफो, शुद्ध हिंदी। एक और चीज मैंने एस राजमौली के डायरेक्शन और स्क्रीन राइटिंग में नोटिस की है कि उन्होंने बाहुबली के ऑलमोस्ट हर एक्शन सेट पीस में आसपास के कैरेक्टर्स का रिएक्शन साइड बाय साइड दिखाया है, चाहे वो शिवलिंग उठाना हो, बुल फाइट हो, प्रतिमा स्थापना, भद्रा से लड़ाई, राजमाता से षड्यंत्र, युवराज का चुनाव, कालकेय से बैटल, पागल हाथी को कंट्रोल करना, सुअर को मार गिराना, कुंतला का बैटल, भल्लाल देव का राज्य अभिषेक, जय जयकारा गाना या इवन क्लाइमैक्स। हर जगह फिल्म की कहानी और एस राजमौली के डायरेक्शन ने एक्शन में इन्वॉल्व कैरेक्टर्स के अलावा बाकी कैरेक्टर्स पे भी फोकस लाया जो सिर्फ उस एक्शन पे रिएक्ट करते हैं। इससे हर एक्शन सीन के हाइज और लोस को हम एज ऑडियंसेस इन कैरेक्टर्स के रिएक्शन में एंटिसिपेट करके एंजॉय करते हैं। एंड मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि फिल्मों की साइंस में रिएक्शंस की कितनी वैल्यू होती है, तभी ऑलमोस्ट हर फिल्म में कुछ भी ड्रामेटिक होने पर सबके रिएक्शंस दिखाए जाते हैं। अभी तक हमने इमोशन थ्रू एक्शन की बात की, अब इसको जरा बाहुबली के सबसे ज्यादा विजुअली सैटिस्फाइंग सीक्वेंस यानी क्लाइमैक्स को डायसेक्ट करके और गहराई से समझते हैं। क्लाइमैक्स की शुरुआत ही टोटली विजुअल्स पे डिपेंड होती है, जहां बिना किसी डायलॉग के भल्लाल देव को अभी तक का सबसे मुंह तोड़ जवाब मिलता है। यहाँ भद्रा के सर को उसकी मौत का मैसेज कन्वे करने के साथ साथ देवसेना की तरफ से जंग के ऐलान का सिंबल की तरह भी यूज किया गया है। सोचो अगर महेंद्र भद्रा को पेट पे तलवार मारता और इवेंचुअली कोई सैनिक अलग से भल्लाल देव को उसके बेटे की मौत के बारे में बताता तो कितना एंटी ड्रामेटिक लगता। इंस्टेड यहाँ एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग मोमेंट में से एक सिंबल निकाल के ये मोमेंट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया गया है। एंड एट द सेम टाइम ये सिंबल फिल्म के एक और आइकॉनिक मोमेंट की फिलॉसफी को अपहोल्ड करता है। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। इसे ही कहते हैं अच्छी स्क्रीन राइटिंग, जो कहानी को सीन बाय सीन जोड़े रखे। मेन बैटल की बात करें तो वो 2 लेवल्स पे काम करता है, फिजिकल बैटल एंड आइडियोलॉजिकल बैटल। फिजिकल बैटल तो ऑफ कोर्स भल्लाल देव और महेंद्र के बीच होता है, जहां एक तरफ भल्ला अपने पावरफुल इक्विपमेंट्स यूज करता है, वहीं महेंद्र आसपास की सराउंडिंग्स को यूज करके खुद को डिफेंड करता है। आइडियोलॉजिकल बैटल को देवसेना कैरी करती है। यहाँ पे किसी फिजिकल बैटल की तरह इंसान के अगेंस्ट इसलिए नहीं जाया जा रहा ताकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म की जा सके, बल्कि इसलिए ताकि वो इंसान उस आइडिया पे काबू ना पा सके जिसमें सबका मानना है, दैट इज जो इसे पूरा कर ले वो पराजित नहीं हो सकता प्रभु, इसे भंग करवा दीजिए। ये अग्नि प्रस्थान का बिलीफ जो शुरुआत में सेटअप किया गया था, अगेन एक अच्छी स्क्रीन राइटिंग का प्रूफ है। राक्षस दहन उत्सव आ गया जो 26 वर्षों में केवल एक बार आता है। एट द सेम टाइम इसे हम अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का मोटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में इसे एक फॉर्म ऑफ दशहरा के रूप में भी एस्टैब्लिश किया गया था। महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्निकुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करें। इस क्लाइमैक्स का वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट तब आता है जब इस फिजिकल और आइडियोलॉजिकल बैटल का क्रॉसओवर होता है, दैट इज 2 मोटिव्स का क्लैश थ्रू कैरेक्टर का एक्शन। ये मोमेंट ना सिर्फ विजुअली सूथिंग है बल्कि इमोशनली भी, क्योंकि यहाँ सिंबॉलिकली ये बताया जा रहा है कि किसका पल्ला भारी पड़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम अच्छाई बुराई वाला थीम भी एक्सप्रेस हो रहा है। और यहाँ पे फिर से रिएक्शंस को एफिशिएंटली यूज किया गया है, चाहे वो बिज्जल देव का रिएक्शन हो या अवंतिका और कटप्पा का देवसेना के एक्शन से इंस्पायर होना। अच्छा, अगर भल्लाल देव को उसकी अल्टीमेट डेथ तक पहुंचाने के तरीके डायसेक्ट करो तो दोनों फिल्मों का इमोशन थ्रू एक्शन का सबसे पावरफुल एग्जांपल दिखाई देगा। पहले हम महेंद्र को शिवलिंग पर अपना खूनी हाथ रखते हुए देखते हैं। यहाँ पे अगेन शिवलिंग को एज अ मोटिव यूज किया गया है। इट्स लाइक जैसे कहानी के शुरुआत में लिंगम का पानी से अभिषेक करने पर शिवुदू को मुकुट के रूप में एक राह मिली, वैसे ही कहानी के एंड में लिंगम का खून से अभिषेक करने पर उसको भल्ला को हराने की स्ट्रेंथ मिल रही है। फिर वो अपने चेस्ट पे भस्म लगाता है जो अगेन उसकी शैविक एनर्जी का मोटिव है। देन वो बेड़ियों को अपने हाथ पे लपेटता है। नाउ बेड़िया भी अगर हम रिकॉल करें तो इस कहानी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल रही है। टाइम टू टाइम हमें देवसेना को ऑपरेशन इन बेड़ियों के थ्रू ही फील कराया जा रहा था। क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया? पूछती यही ये बेड़ियां। इवन क्लाइमैक्स के जस्ट पहले का ये डायलॉग भल्लाल देव की डिजायर्स को इन बेड़ियों में मैनिफेस्ट कर देता है। लोहे से बनी ये बेड़ियां देवसेना को नर्क यातना देने वाली ये बेड़ियां, अब इसकी जकड़ में देवसेना नहीं है तो मेरे सर की नसें फटी जा रही है पिताजी। शिवुदू इन्हीं बेड़ियों से भल्लाल देव को उठा के उस चिता पे पटकता है जिसमें देवसेना की इतने सालों की प्रतीक्षा और ढेरों जुल्म सहने के बाद भी बची परसिस्टेंस मैनिफेस्टेड है। और उस परिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भल्लाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा।
फिर कटप्पा महेंद्र को अमरेंद्र बाहुबली की तलवार पकड़ाता है। चाहे वो अमरेंद्र का इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस हो, बाहुबली का डेथ मोमेंट जहाँ वो इसी तलवार के बल पे शान से मरता है, जो कि बाय द वे वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट डेथ है। आगे चल के कटप्पा इसी तलवार के जरिए अमरेंद्र को याद भी करता है एंड फाइनली इसी तलवार से महेंद्र भद्रा का गला काटता है। यूसी एक सिंबल के जरिए दूसरा सिंबल क्रिएट किया गया, यानी ये तलवार अमरेंद्र की इमॉर्टल सोल और प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है। शिवोदू की स्लोमो जंप के टाइम हमें भल्लाल देव के पॉइंट ऑफ व्यू से आकाश में अमरेंद्र का रिफ्लेक्शन दिखता है, जो अगेन डायरेक्टर का एक इफेक्टिव विजुअलाइजेशन है। फिर देवसेना की बनाई चिता को अग्नि प्रस्थान के थ्रू जलाया जाता है एंड अग्नि प्रस्थान क्योंकि शुरुआत में राजमाता ने किया था, इसलिए एक तरह से ये उनकी प्रेजेंस का भी सिंबलिज्म हो सकता है। सो यू सी, भल्लाल देव की डेथ का स्पेक्टिकल इसलिए इतना सेटिस्फाइंग और एपिक लगता है क्योंकि इसमें इतने सारे सिंबल्स का क्रॉसओवर हुआ है। लिटरली यहाँ सिंबॉलिक वे में भल्लाल देव को मारते वक्त 3 जनरेशंस का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हैवी डायलॉग के थ्रू कहानी एलैबोरेट करने वाली स्पेक्टिकल फिल्में इफेक्टिव नहीं हो सकती। इट्स जस्ट दैट उन फिल्मों का ज़्यादातर इमोशन उनके डायलॉग्स और कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री से आएगा, ना कि स्पेक्टिकल से। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ विजुअल्स के थ्रू कहानी एलैबोरेट करने वाली फिल्में भी कई बार फ्लैट पड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विजुअल्स में हमें कहानी से स्पेसिफिकली जुड़ा कोई एलिमेंट नहीं दिखता। अवतार के केस में बहुतों की यही कंप्लेंट थी कि ऑल्दो फिल्म विजुअली स्टनिंग है पर मजा नहीं आ रहा है। I mean, अगर पेड़ पौधे ही देखने होते तो नेट जियो ना देखते। सॉरी मेरा ये मतलब नहीं है कि रियल लाइफ के एक्सट्रीमली विजिबल चीज़ों को सिंबल नहीं बनाया जा सकता। RRR में ही देख लो, एक नॉर्मल गन फायर को कितना सिंबॉलिकली दिखाया है। बस तात्पर्य यह है कि विजुअल्स को लेके इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि उसमें कहानी का एलिमेंट जोड़ना भूल जाओ, जिसकी वजह से इमोशन ही ना फील हो। सो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाहुबली इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच की थिन लाइन वॉक करती है। यहाँ कहानी के एलिमेंट्स को विजुअली डेवलप किए जाने की वजह से ही हम इमोशनली इस स्पेक्टिकल में इन्वेस्ट हो पाते हैं। दैट इज इमोशन थ्रू एक्शन। काफ़ी डिटेल्स में वीडियो थी और मुझे लगता है ऐसी वीडियोस देखने का ना आपको एक बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप मूवीज़ देखते हो ना तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू हो जाते हैं। यार हम जब मूवीज देखते हैं ना, यानी कि अब तो चलें थोड़ा मूवी देखने का ना पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा बदल गया हुआ है, लेकिन पहले की अगर मैं बात करूँ जब मैं मूवीज़ देखता था लिटरली इतनी ज़्यादा डिटेलिंग पे कभी नोट ही नहीं किया। अभी जैसे बाहुबली 2 बार तो यानी कि एक बार तो यहाँ पर देखी है ना, उसके अलावा मैं 5-6 बार तो वैसे ही देख ली होगी, लेकिन ये छोटे छोटे सिंबल्स या चीज़ें जो बताई हैं ना ये कभी नोट नहीं की। आज फर्स्ट टाइम जो है ना, ख़ासतौर पर जो जब वो देवसेना आती हैं और उनका शिप का जो झंडा है वो टूट के गिर जाता है, कभी नोट नहीं किया। हाँ वहाँ पे वो मैंने नोट किया था कि झंडा टूट जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या उन्होंने कारण ना दिया ना वो बहुत अरे कमाल देखे ना, वो टूटना नोट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन कारण अब देखे ना, जैसे हम क्या हाथी की हाइट है वो ज़रा नीचे थी या झंडा ज़्यादा ऊपर लगा हुआ था, इस वजह से लग के टूट गया। ज़्यादा से ज़्यादा यही जो हमारी सोच आ सकती है, लेकिन उसके बाद देवसेना जो एक्सप्रेशन है या वो चीज़ तो नहीं ना हम उसका नोट कर पाएंगे जिस तरह एक क्रिटिक्स या एक जो एनालिसिस करते हैं वो कर पाते हैं। आज वैसे मैं सीरियसली ये सोच रही थी क्रिटिक्स का क्या रोल होता है भाई, बहुत ही डिटेल में जो है वो मतलब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब के टाइम में ये चीज़ अच्छी हो रही है कि मतलब ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो लोगों का भी एक्सपोजर बढ़ता है, चीज़ें जानने में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और एक और चीज़ भी होती है कि आप जब ऐसी मूवीज़ देखते हो ना जिनमें कल्चर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है या आपको उस जगह का क्या एक पूरा सिस्टम है उस चीज़ को दर्शाया जाता है, तो उसके लिए आपके पास पहले डीप नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग पहले हिंदी मूवीज़ देखा करते थे या साउथ इंडियन मूवीज़ देखा करते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम उसको जैसे मोहम्मद ने बोला मूवी की तरह ही देखते थे, एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखते हैं। लेकिन मूवी में जो शॉर्ट्स होते हैं, एक तो होती है ना कि कमर्शियल मूवीज़ बनती हैं वो तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनती है, लेकिन ऐसी मूवीज़ जैसे बाहुबली मूवी हो गई, ठीक है ना, फिर उसके अलावा कोई एंशिएंट टाइम पर बनी हुई मूवीज़ है, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं ना वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आते जब तक आपको डीप नॉलेज ना हो। आप कभी भी उसको ना एक दूसरे के साथ उसकी कड़ी नहीं जोड़ पाते। यार इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे हमें जो है वो थोड़ा बहुत वीडियोस को देखकर जो है वो नॉलेज जो है वो हो गया हुआ है, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है। तो जब हम जो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स वाली जो है वो देखने गए थे,
अगर हमें चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज ना होता तो हम उसे एज इट इज ही जो है वो देखकर एक एंटरटेनमेंट पर्पज से जो है वो देखकर आ जाते, लेकिन क्योंकि हमें थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया था तो वो हमारा देखने का एक नज़रिया जो है वो बिल्कुल जो है वो चेंज था। नो डाउट यहाँ पे आपकी ग्राफिक्स की जो टीम्स है, जो VFX सारे हैंडल करती हैं, उनकी बात की जाए, डायरेक्टर की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि भाई डायरेक्टर जो है जो एक्टर्स से जो उसे एक शॉट चाहिए, ठीक है ना, उस तरह का शॉट जो है वो लेना, फिर वो ठीक है शूटिंग होगी, पैकअप हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद जो आपका एक पूरा फिल्म को वो कंपाइल करने का जो प्रोसेस होता है कि भाई कौन सा कट कहाँ पे, कौन सा डायलॉग कहाँ पे, क्या किस तरह जो है वो करना है, नो डाउट डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। और मुझे जो टर्म बीच में यूज़ की गई ना, शो डोंट टेल, हाँ भाई बहुत ही पावरफुल है। बाकी में आप एक्शन के थ्रू मतलब वो दिखाओ, आपको बहुत ज़्यादा डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत नहीं। और अगर हम लोग बाहुबली में देखें तो बाहुबली में आपको ये चीज़ नज़र आती है, उसका म्यूज़िक, उनका एक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, आपको ये सारी चीज़ें बहुत आप कह लो कि एक कनेक्टिविटी फील करवाती है। साउथ के सिनेमा में आपको ये चीज़ जो है वो अच्छी खासी जो है वो नज़र आती है। बहुत सारी मूवीज़ है, कल की अगर बात करें उसमें भी ये चीज़ नज़र आती है, सलार में आपको नज़र आता है, KGF में जो है ये चीज़ आपको जो है वो नज़र आती है। तो साउथ के सिनेमा में आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक जो उनका एक है ना स्टाइल वो नज़र आता है इस चीज़ को। ये अब देखें ना तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बिल्कुल। और मैं ये बात सोच रही हूँ कि देखो जैसे लास्ट में बताया कि 3 जनरेशंस ने मिलकर के बाद मतलब अब देखा जाए तो वध किया, सब्र का इम्तहान, ठीक है। और अगर हम लोग मतलब मूवी की देखें बात करें तो मूवी देखते हुए कभी आपको ये समझ नहीं आती, लेकिन वाकई में जिन लोगों ने सोचना होता है, जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, वो आपको ज़रूर इस तरह से बाद में बताते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ यार हम लोगों ने क्यों नहीं सोचा इस तरीके से। क्योंकि हम जो है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मूवी देखने जाते हैं, हम उसमें से ना कोई वो लेसन या कुछ सीखने थोड़ी जाते हैं। हाँ, जो लोग जो है जिनका फिल्मोग्राफी से ताल्लुक़ होता होगा या उस चीज़ को स्टडी कर रहे होंगे वो ये चीज़ें नोट ज़रूर करते हैं। बट आई थिंक कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ समझो, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो। क्या आपने बाहुबली देखते हुए इन सब चीज़ों में से सोचा था, एक चीज़ के बारे में भी सोचा था कि हाँ ये मतलब जो सिंबल्स का उन्होंने बात की, मोटिव की बात की, थीम की बात की, वो सारा ज़रूर बताइए कि कोई एक पॉइंट भी जो आपके माइंड में आता हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।